हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैंटास्टिकल फैक्ट 2.0 पे। दोस्तों, चाइना और ताइवान का मुद्दा अभी काफ़ी जोर पकड़े हुए है। पूरे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स इसको कवर किए रहे हैं। तो इससे पहले हमें चाइना और ताइवान के मुद्दे पे जाएं, हमको ये समझना होगा कि इसका इतिहास क्या है। इसके विषय में सारी जानकारियाँ लेनी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि चाइना और ताइवान का मुद्दा क्या है। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये मैप पर कहाँ स्थित है। आपको ये छोटा सा देश ताइवान दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जापान दिख रहा है और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ एक चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये है इनकी अवस्थिति। अब इसके इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इतिहास को जानने से पहले 1895 में जापान के एक ऐसे कारनामे के विषय में हम बात करेंगे जो कि ताइवान और चाइना के बनने में मदद किया। 1895 में जापान ने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पे आक्रमण किया। आक्रमण के साथ इस पर अपना अधिकार कर लिया और इसके साथ ही अपने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए उसने चाइना के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे आगे चलते चलते उसने ताइवान पर भी कब्जा कर लिया और फिर यहाँ पे अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। फिर बाद में चलकर जब 1949 में चाइना और ताइवान दोनों अलग हुए तो दोनों के एक अलग अलग नेता उभर के आए, जिसमें चाइना का प्रमुख नेता माओ जेडोंग बने और ताइवान के प्रमुख नेता चियांग काई शेक बने। चूँकि चियांग काई शेक यहाँ पे चाइना के पूरे भूभाग पर बहुत लंबे समय तक राजा रह चुके थे और ये डेमोक्रेटिकल सपोर्ट में थे, क्योंकि ये चाहते थे कि पूरे चाइना पे लोकतंत्र की स्थापना हो। इसके बाद नहीं हो पाया तो चाइना ने इसका विरोध किया, तो इनकी समस्त जनसंख्या आकर ताइवान में निवास करने लगी और इनके सपोर्टर भी ताइवान में आकर रहने लगे। उसके बाद चाइना और ताइवान के बीच इस विवाद को यह विवाद काफ़ी बढ़ गया कि कम्युनिस्ट होनी चाहिए यानी साम्यवादी विचारधारा होनी चाहिए कि फिर ताइवान जैसे डेमोक्रेटिक विचारधारा होनी चाहिए। इस तथ्य पे आगे बढ़ते हुए दोनों के बीच विवाद काफ़ी हद तक बढ़ गया। फिर भी चाइना ने इसको अपना भाग बताने के लिए, ताइवान को अपना भाग बताने के लिए उसने कहा कि तुम अपनी अलग से स्थिति बना लो, आप अलग ही रहो। ये रहे आपके सामने माओ जेडोंग, जो कि लंबे समय तक इनका इतिहास रहा है। ये साम्यवादी विचारधारा के थे और ये चाइना के विकास में काफ़ी हद तक इन्होंने सहयोग भी किया है। ये रहे आपके सामने चियांग काई शेक, जो कि काफ़ी समय तक चाइना पे अपना अधिकार किए हुए थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये रहे चाइना के मैप में आप देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पे इतना विश्व का इतना क्षेत्र घेरे हुए है और इसके ठीक पूरब में छोटा सा यहाँ आपको भाग दिखाई देगा ताइवान का। अब 1980 का समय आ गया था, 1980 का समय, जब चाइना ताइवान पर अपना अधिकार जमाने के लिए पूरे विश्व में ये कहता फिर रहा था कि वन चाइना पॉलिसी को मान लो। वन चाइना पॉलिसी को अभी भी मानने वाले देशों में अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा, यानी विश्व के अलग, रसिया हो गया, फिर कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब सारे जो देश हैं आपके इसके पॉलिसी को मानते हैं। बस अफ्रीका के कुछ अगर विशेष भागों को छोड़ दिया जाए, अफ्रीका में कुछ 10-12 देश ऐसे हैं जो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं। फिर भी चाइना पूरे दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटते फिरता है कि ताइवान उसका भाग है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक अलग स्टेट का दर्जा लेना चाहता है। अभी मुद्दा क्या है, इसके विषय में अब हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माओ जेडोंग है, जो कि TKP पार्टी से बिलोंग करते थे और इनकी प्रमुख विशेषता थी कि ये चाइना को आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद किए थे। आगे आते हैं नैन्सी पेलोसी एक बहुत पुरानी हस्ती है अपने आप में, जो कि आज से 25 वर्ष पहले चाइना की यात्रा पे जा चुकी हैं। चूँकि ये अमेरिका की स्पीकर हैं, अतः ये बोले तो लोकतांत्रिक विचारों की समर्थक है। अभी हाल ही में इनका ताइवान का एक विजिट होने वाला था। ताइवान के विजिट में इन्होंने अपने विषय में बताया था कि मैं ताइवान जाकर और वहाँ पे लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन करूँगी और व्यापार बढ़ोतरी की भी बात करूँगी। इस बात पे चाइना ने काफ़ी हद तक इनके विषय में विपत्ति जताई थी और बोली थी कि अगर नैन्सी पेलोसी यहाँ की यात्रा करती हैं तो उनको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। ऐसे बात को कहने के बाद, चूँकि नैन्सी पेलोसी ऐसे बातों के लिए जानी जाती है, नैन्सी पेलोसी ने अपने विमान को सीधे ताइवान में लैंड भी कराया और अच्छे से वहाँ से अभी लेकर निकल भी गई। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स जैसे देख सकते हैं आप, NDTV, इंडिया टुडे, रिपब्लिक ऑफ चाइना की भी इसको कवर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। आगे अगर चलते हैं तो आपको इसके विषय में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल आइज ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून क्वाइट लिटरली वेयर ऑन द US एयर फोर्स प्लेन लाइकली। इसमें टोटल बात ये दिया गया है कि
सभी दुनिया की सभी आंखें उस तथ्य पे टिकी हुई थी कि नैन्सी पेलोसी जिस प्रकार से ताइवान के विजिट पर थी, तो उनके एयरफोर्स कितने सुदृढ़ प्रकार से उनकी रक्षा कर रहा था। जब नैन्सी पेलोसी अपना विमान वहाँ पे लेके लैंड की, उसके बाद आसानी से वहाँ पे बातचीत हुई। ताइवान ने इनको थैंक यू भी कहा और आगे चल के ये फिर वापस अमेरिका चले गए। आगे आते हैं अब क्या हुआ, चाइना ने अपने हिसाब से एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें उसने बताया है कि ताइवान के चारों 6 हिस्सों पर, जैसे आप देख सकते हैं, ये ताइवान को चारों ओर से चाइना ने घेर रखा है और ये 6 बेसेस बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे वो ठीक लगभग ताइवान से 9 किलोमीटर के आसपास के एरिया में, 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में वो अपना सैनिक कार्रवाई कर रहा है। इसमें वो सैनिक कार्रवाई क्या इसको बोले तो वो अपना अभ्यास में लगा हुआ है, लेकिन ये अभ्यास नहीं है, असल में वो ताइवान को अपने हिस्से में मिलाने वाले काम कर रहा है। तो आपको इसके इतिहास के विषय में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये है आपकी नैन्सी पेलोसी, जो कि ताइवान के मुद्दे को लेकर काफ़ी चर्चे में रही थी। ये चूँकि चाइना ने अमेरिका को काफ़ी हद तक वो भी किया है, इसलिए काफ़ी मुद्दे में रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये है आपके ताइवान की पहली प्रेसिडेंट, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट हैं और डेमोक्रेटिक की ये समर्थक भी हैं, इसलिए काफ़ी हद तक इन दोनों की बातचीत भी अच्छी रही। इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।